नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं डेनिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने 1616 ईस्वी में की। कंपनी को एशिया में व्यापार करने का 12 वर्षों का चार्टर दिया। मसालों के व्यापार के साथ साथ इनके भारत आने का कारण ईसाई धर्म का प्रचार करना भी रहा था। 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रेंकेबार वर्तमान के तरंगबाड़ी पहुंचे। यहाँ इन्होंने तंजावुर के नायक के साथ एक समझौता किया और अपना पहला किला फोर्ट डेंसबोर्ग बनाया। बंगाल के हुगली जिले में श्रीरामपुर को 1755 ईस्वी में फ्रेडरिक्स नागौर के नाम से बसाया और मुख्य केंद्र बनाया। इसका नाम डेनमार्क के फ्रेडरिक फिफ्थ के नाम पर रखा गया था। निकोबार द्वीप समूह पर भी इन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की, जिसे ये लोग न्यू डेनमार्क या फ्रेडरिक आइलैंड्स कहते थे। यहाँ पर इन्होंने 1750 के दशक में चाय और कॉफी के बागान लगाने की कोशिश की। मलेरिया जैसी बीमारियों और चैलेंजिंग कंडीशंस के कारण निकोबार द्वीप समूह को छोड़ना पड़ा। अब बात करते हैं इनके डिक्लाइन के पीछे क्या कारण थे। तो सबसे बड़ा कारण था यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत में नेपोलियन युद्धों में डेनमार्क ने नेपोलियन का साथ दिया था। इस कारण ब्रिटिश सेना ने डेनमार्क के जहाज़ों पर हमला किया। अंग्रेजों ने भारत में डेनिश बस्तियों तरांकेबार और श्रीरामपुर पर 2 बार 1801 में और 1808 में कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में ये बस्तियां वापस लौटा दी थी, लेकिन डेनिश व्यापार की कमर टूट चुकी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आकार और संसाधन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बहुत छोटी थी। अंग्रेज बंगाल और दक्षिण भारत के व्यापार पर पूरी तरह से हावी थे, जिससे डेनिश व्यापारियों का मुनाफा कमाना मुश्किल हो गया था। डेनिश शुरुआत से आर्थिक रूप से कमजोर थे। उन्हें अपने व्यापार को चलाने के लिए भारी निवेश की जरूरत थी, जो डेनमार्क जैसा छोटा देश लंबे समय तक नहीं दे पाया। व्यापार में घाटा होने के कारण कंपनी कर्ज में डूब गई, तो सरकार ने कंपनी को भारत से पूरी तरह हटाने का फैसला किया। 1845 में कंपनी ने अपनी सारी संपत्ति 12.5 लाख रुपए में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और 1868 में निकोबार द्वीप समूह को भी अंग्रेजों को सौंप दिया। अब बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इनके भारत आगमन के कारणों में एक तो दूसरी यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर भारत में व्यापार करना। व्यापार के साथ साथ फ्रांसीसियों की मंशा भारत में अपना राजनीतिक विस्तार करना थी। उस समय यूरोप की महाशक्तियां दुनिया भर में नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की होड़ में थी। कुछ फ्रांसीसी नागरिक जैसे फ्रांसवा बर्नियर एक डॉक्टर, इन्होंने एक बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी थी और इतिहासकार के रूप में अवसरों की तलाश में भारत आए थे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 सितंबर 1664 को फ्रांस के राजा लुइस 14 की योजना से उनके प्रसिद्ध वित्त मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। 1668 में फ्रांसवा केरोन के नेतृत्व में कंपनी भारत आई। मुगल सम्राट औरंगजेब से सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान प्राप्त किया और सूरत में पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की। अगले ही साल 1669 में मरकारा एवांचिन ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित कराई। इसकी सबसे मुख्य फैक्ट्री पांडिचेरी थी। ये इसका हेडक्वार्टर भी था। इसकी स्थापना 1673 से लेकर 1674 में हुई, जहां इन्होंने फोर्ट लुई एक मजबूत किला बनवाया। मैंने अभी अभी मरकारा एवांचिन की बात की थी। ये फ्रांसीसियों का एक फारसी ट्रांसलेटर था, आर्मेनिया देश से था। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों ने भारत को क्या दिया। पहला,
ग्रिड सिस्टम पर पांडिचेरी को बसाया, जिसमें सीधी सड़कें और चौकोर ब्लॉक होते थे। दूसरी, फ्रेंच औपनिवेशिक वास्तुकला, व्हाइट टाउन, ऊंची छतों के घर जो सिर्फ गोरे लोगों के लिए बनाए गए थे। खान पान में ब्रोस, पेस्ट्री और बेकरी। फ्रांसीसी जनरल डुप्लेक्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय पद्धति से मिलिट्री ट्रेनिंग दी। बाद में अंग्रेजों ने भी इस तरीके को अपनाया था। इन्होंने कई मशीनरी स्कूल खोले और फ्रांसीसी भाषा का प्रभाव छोड़ा, जिसका असर आज भी पांडिचेरी में देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट्स में देखें तो मसाले, नील, सोना, धन, संसाधन लेकर गए थे। अब बात करते हैं इनके भारत छोड़ने की। इसका मुख्य कारण था दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, वीकनेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद फ्रांस आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो गया था। उनके लिए अपने देश को फिर से खड़ा करना ज्यादा जरूरी था, न कि दूर स्थित छोटी छोटी भारतीय बस्तियों पर नियंत्रण बनाए रखना। और दूसरा कारण 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत की धरती पर अब किसी भी विदेशी शक्ति का कब्जा स्वीकार नहीं होगा। आजादी के बाद फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर जैसे इलाके थे। भारत सरकार ने फ्रांसीसियों को इन इलाकों को शांति से सौंपने को कहा। फ्रांसीसियों ने प्रस्ताव रखा कि वहां की जनता से पूछा जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहले बंगाल के चंद्रनगर में वोटिंग हुई। वहां की जनता ने भारी बहुमत से भारत में शामिल होने का फैसला किया और 1950 में यह आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। बाकी 4 इलाकों में भी आज़ादी की मांग तेज होने लगी। फ्रांसीसी सरकार को समझ आ गया कि अब भारत में रुकना संभव नहीं है। 1 नवंबर 1954 को फ्रांस और भारत के बीच समझौता हुआ, जिसे डी फैक्टो ट्रांसफर कहा जाता है। इस दिन फ्रांसीसियों ने इन इलाकों का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दिया था और फ्रांस की संसद से मंजूरी मिलने के बाद 16 अगस्त 1962 को आधिकारिक तौर पर ये इलाके पूरी तरह भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पांडिचेरी के लोगों को अनोखे अधिकार मिले हुए हैं। उन्हें यह विकल्प दिया गया था कि वे भारतीय नागरिक बने रहेंगे या फ्रांसीसी नागरिक बनेंगे। आज भी पांडिचेरी में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्रांसीसी पासपोर्ट है। वो लोग पांडिचेरी में रहकर फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। जो लोग फ्रांसीसी सेना या प्रशासन में काम करते थे, उन्हें आज भी फ्रांसीसी सरकार के द्वारा यूरो में पेंशन दी जाती है। कई पुराने और स्थानीय कानूनों और प्रशासनिक ढांचों को भारत सरकार ने वैसा ही रहने दिया ताकि वहां की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। यही कारण है कि पांडिचेरी को भारत का छोटा फ्रांस कहा जाता है। ये इनके व्यापारिक साम्राज्य का पतन था। इनका राजनीतिक साम्राज्य तो कर्नाटक युद्धों के बाद बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, जिसकी बात अगले वीडियो में करेंगे।